Hello, dear students. Welcome back again. In the last class of CA Foundation Paper 3, we had discussed the topic ratio. And I believe you must have done a lot of questions from this topic. बेटा अभी मेरे पास कुछ क्वेरीज आई हैं सर, कुछ और क्वेश्चंस इस टॉपिक रेशियो में कराइए. हम कुछ और क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड करेंगे और फिर अगले टॉपिक प्रोपोर्शन के साथ आज ही की क्लास के अंदर आगे बढ़ेंगे. सो सबसे पहले रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं. बात कर रहा हूं मैं टॉपिक रेशियो की. रेशियो में कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अपनी तरफ से बेटा एक क्वेश्चन दे रहा हूं. लेट द रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 2:3. Let the ratio between A and B is 2:3. Let the ratio between B and C is 4:5. ठीक है. तो अब दो सवाल. पहला सवाल, what is the ratio of, what is the answer of A is to B is to C? A is to B is to C. इसका आंसर बताइए. याद है इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूड रेशियो बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? कॉन्टिन्यूड रेशियो बोलते हैं. इसका आंसर बताइए. दूसरा सवाल, A is to C का रेशियो बताइए. ठीक है, ऐसे एग्जाम में बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो दोनों सवाल का जवाब हमें इसी से मिल जाएगा. इसी A is to B is to C कॉन्टिन्यूड रेशियो से हमें दूसरा आंसर A is to C भी मिल जाएगा. कैसे करेंगे इसको? तो देखिए क्या करते हैं हम. ये जो दो रेशियोज बेटा हमें गिवन है, A is to B कितना है? ये 2:3. दूसरा B is to C कितना है? ये 4:5. ये जो दो रेशियोज गिवन है, इन दो रेशियोज में जो बीच की क्वांटिटी B है, इस पर जरा गौर करिए. जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है उसकी वैल्यू यहां 3 है, यहां पर 4 है. हमें करना क्या है? दोनों रेशियोज में, इस A is to B रेशियो में भी, इस B is to C रेशियो में भी, B की क्वांटिटी को सेम बनाना है. क्या मतलब है बेटा? बेटा 3 and 4 इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम होगा 12. इसका एलसीएम क्या होगा? 12. सो अगर 12 को 3 से डिवाइड करूं तो 4 आएगा, 12 को 4 से डिवाइड करूं तो 3 आएगा. इतनी बात समझ में आई? बात समझ में आई? याद करें, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि किसी रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता. हां सर, बताई थी. सो ये जो रेशियो A is to B है 2:3, अगर मैं A is to B को कि दोनों टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से. क्यों? क्योंकि मुझे B को 12 लाना है. तो बेटा कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा रेशियो में? सर नहीं पड़ेगा. 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, या 4 2 8, 4 3 12. ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही B is to C की जो रेशियो है, अगर इस रेशियो में मुझे यहां B की वैल्यू 4 को 12 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा? मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा. दोनों टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं. 3 4 12, 3 5 15. इतना काम करके बेटा ये जो B की वैल्यू 12 है, ये दोनों रेशियोज में कॉमन हो गई. तो अब A is to B is to C क्या बना? 8 is to 12 is to 15. ठीक है, 12 तो दोनों में कॉमन है ना. 8 is to 12 एंड 12 is to 15. सो रेशियो क्या बना? 8 is to 12 is to 15. तीनों नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिंप्लीफाई नहीं हो सकते. दिस इज द आंसर ऑफ कॉन्टिन्यूड रेशियो A is to B is to C. सो फंडा क्या है बेटा कॉन्टिन्यूड रेशियो में? ये जो कॉमन टर्म है B, इसको हमें सेम बनाना होता है. और कैसे सेम बनाया? 3 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 को 3 से. ठीक है, आई होप क्लियर है. और अगर वो आपसे पूछता है सिर्फ A is to C का आंसर बताओ, तो बेटा ये आंसर तो गिवन है. A is to C का आंसर कितना है? 8 is to 15. आई होप क्लियर है बेटा, कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए. ठीक है. सो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं. ठीक है, इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए. इफ आई कैन फाइंड हियर, एक क्वेश्चन मुझे नजर आया था. क्या था वो एग्जाम्पल? कुछ मैं देख रहा था. मिल जा भाई. इनवर्स रेशियो था. एग्जाम्पल 1. इस रेशियो को सिंप्लीफाई करना है. इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, एग्जाम्पल 1 है. इसके अंदर
रेशो है 1/3:1/8:1/6। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा कुछ नहीं करना इसमें, ये जो डिनोमिनेटर 3, 8 एंड 6 है इसका एलसीएम लेना है। इसका क्या लेना है बेटा? एलसीएम लेना है। 3, 8 एंड 6 इसका एलसीएम लेना है, और जो एलसीएम आए उससे तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो भाई 3, 8, 6 का एलसीएम क्या बनेगा? 3, 8, 6। सो 3 से ये कैंसिल, 3 1 3, ये तो जाएगा नहीं, ये 3 2 6। फिर 8 एंड 2, तो दोनों 2 से जा रहे हैं, 2 4 8, 2 1 2। सो अब एलसीएम कितना आया? 3 2 6, 6 4 24 इंटू 1 24। ठीक है, एलसीएम आया 24। तो अब इन रेशियोज को तीनों टर्म्स को, ये जो तीन टर्म्स हैं इन तीनों टर्म्स को 24 से मल्टीप्लाई कर दो। हमें पता है किसी भी रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 24 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, इंटू 24 करोगे 1/3 को, तो बेटा कितना बचेगा? 24 इंटू 1/3, तो कितना बचेगा? 8। ठीक है, 24 इंटू 1/8 3, 24 इंटू 1/6 4, 8:3:4। आई होप क्लियर है, कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, रेशियो से रिलेटेड। इसी तरह से एक और क्वेश्चन बेटा रेशियो के अंदर, 1/3a इज इक्वल टू 1/2b इज इक्वल टू 1/4c। व्हाट इज द कॉन्टिन्यूड रेशियो a is to b is to c? ये कॉन्टिन्यूड रेशियो a is to b is to c क्या है? तो बेटा शॉर्टकट इसका बता रहा हूं मैं, कुछ मत करो, उल्टा कर दो। ये डिनोमिनेटर 3 है, डिनोमिनेटर 2 है, डिनोमिनेटर 4 है, a is to b is to c का ये आंसर है। ये उल्टा करना कब है, शॉर्टकट कब लगेगा? जब तीनों में न्यूमरेटर 1 है। न्यूमरेटर यहां पे भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1। ठीक है सर, ये कैसे? ये समझ नहीं आया, ये आपने उल्टा कर दिया और आपने कहा ये आंसर a is to b is to c कॉन्टिन्यूड रेशियो है। चलो अब इसको लॉजिकली हम एक प्रॉपर मेथड से करते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये तीनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं। 1/3a इज इक्वल टू 1/2b इज इक्वल टू 1/4c। मान लो हम इसे k कह देते हैं, इन तीनों को क्या मान लेते हैं? k कह देते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर। तो बेटा अब a is to b is to c के अंदर a की वैल्यू रखिए, कितनी आएगी? तो अब आप ऐसे पढ़िए बेटा, 1/3a इज इक्वल टू k। सो a की वैल्यू क्या आएगी? 3 टाइम्स k इज टू। अब b की वैल्यू रखिए, 1/2b इज इक्वल टू k, तो b की वैल्यू क्या आएगी? 2k। अब c की वैल्यू 1/4c इज इक्वल टू k, तो c की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 4k। और बेटा किसी भी रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से फर्क नहीं पड़ता, तो तीनों टर्म्स को k से डिवाइड कर दो, तो क्या आंसर आएगा? 3:2:4। और यही आंसर हमारा पहले भी आ रहा था। आई होप क्लियर है, कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। मान लो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दे हम। सपोज एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, अगर न्यूमरेटर में 1 नहीं है, जैसे मैं कह दूं 2/3a इज इक्वल टू 1/2b इज इक्वल टू 3/4c। अब सर क्या करेंगे? अब अगर उसने पूछ लिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉन्टिन्यूड रेशियो a is to b is to c, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर मेथड, बस एक ही स्टेप तो ज्यादा है बेटा प्रॉपर मेथड में। सबको k के इक्वल मान लो। क्या करो? सबको k के इक्वल मान लो। सो बेटा अब a की वैल्यू क्या आएगी? जरा गौर से देखो, 2/3a इज इक्वल टू k है ना? ठीक है, 2/3a इज इक्वल टू k। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज 3k/2। ठीक है भाई, 3k/2 या 3/2k। b की वैल्यू क्या है? 2k। 1/2b इज इक्वल टू k है, b की वैल्यू 2k इज टू। एंड c की वैल्यू क्या आई बेटा? 4k/3, 4/3k। सो अब क्या है बेटा? अब तो आंसर क्लियर है, तीनों में k कॉमन है, कैसे कैंसिल आउट कर दो, बचा यहां पर 3/2 2 4/3। सर जी बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना बेटा, जो डिनोमिनेटर 2 और 3 हैं इनका एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम कितना है? 6। 6 से तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, 6 से तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई। तो अगर 6 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3/2 को,
सो इंटू 6 यहां पर भी, इंटू 6 यहां पर भी, इंटू 6 यहां पर भी। सो बेटा ये 2 से 6 कैंसिल, 3 3 3 जा 9, 2 6 जा 12, 3 से 6 कैंसिल, कितना बचेगा 2, 2 4 जा 8। सो अब कोई कॉमन फैक्टर ऐसा नहीं है जो तीनों में हो और तीनों को सिंप्लीफाई कर दे, तो बस यही आंसर है A is to B is to C का, 9 is to 12 is to 8। सो बेटा ये क्वेश्चन थे। और क्या टाइप के क्वेश्चंस आप चाहते थे मुझसे कराना? जी, एनीथिंग एल्स? चलिए, सो आई होप बेटा अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए रेशियो के टॉपिक के अंदर, ठीक है। सो मोर लेस वी हैव डन एवरीथिंग इन दिस टॉपिक रेशियो। चलो बेटा आगे बढ़ जाएं आप। जी, बढ़ जाएं नहीं बढ़ जाएं? चलो ठीक है, बात करते हैं बेटा अगले टॉपिक की, विच इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की बेटा बात करते हैं। प्रोपोर्शन इज अगेन अ कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज। पॉइंट नंबर 1, प्रोपोर्शन क्या है? कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज, दो रेशियोज का कंपैरिजन, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास पिछले महीने जो बुक्स का कलेक्शन था और कितना था 150, इस महीने जो बुक्स का कलेक्शन है कितना है 200। सो अब ये रेशियो कितना हो गया? A is to B या A अपॉन B, 150 डिवाइड बाय 200। और सिंप्लीफाई करूंगा तो बेटा 5 से भी कैंसिल हो सकता है, 10 से 10 0 तो गया ही गया, 3/4, ठीक है। आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है। चलो अच्छा, मत करो भाई सिंप्लीफाई, ऐसे लिख दो। आपके पास जो बुक्स थी पिछले महीने A 150, इस महीने B 200, रेशियो क्या आ गया 150 अपॉन 200, ठीक है। नाउ अब एक और रेशियो में एक्सप्रेस करता हूं मैं। आपने पिछले महीने जो कुछ अर्न किया C, और इस महीने जो अर्न किया D, इनका रेशियो। पिछले महीने जो अर्न किया C, इस महीने जो अर्न किया D, इनका रेशियो कितना है बेटा? पिछले महीने आपने अर्न किया था 15,000, इस महीने अर्न किया 20,000। तो बेटा आप बताइए क्या ये रेशियो A is to B, C is to D के बराबर नहीं है? हां सर बराबर है, इसी को प्रोपोर्शन कहते हैं। इक्वालिटी ऑफ A is to B with C is to D is nothing but proportion, इसी को प्रोपोर्शन कहते हैं। सो अगर ये रेशियो A is to B बराबर है C is to D, तो हम ये कहते हैं कि ये ABCD प्रोपोर्शन में है। हम क्या बोलते हैं? ABCD आर इन प्रोपोर्शन, ABCD आर इन प्रोपोर्शन। उल्टा समझो, अगर मैं सिर्फ इतना सेंटेंस देता हूं ABCD आर इन प्रोपोर्शन, तो क्या मतलब होगा? मतलब होगा A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, ठीक है। इतनी बात बेटा क्लियर हो गई। अब इस पॉइंट में एक चीज और समझने की है बेटा, पॉइंट नंबर 1 में एक चीज और समझने की है। देखिए मैंने रेशियो में भी ये बात बताई थी, A अपॉन B का जो आंसर आया, रेशियो का जो आंसर आया, रेशियो का अपना कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। A अपॉन B, नंबर ऑफ बुक्स ऊपर, नंबर ऑफ बुक्स नीचे, तो कोई यूनिट नहीं है। अब C अपॉन D का जो आंसर आया, ऊपर भी रुपीस 15,000, नीचे भी रुपीस 15,000, ऊपर रुपीस से रुपीस, यूनिट्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। C बाई डी का जो आंसर आया, C बाई डी का जो आंसर आया, उसमें भी कोई यूनिट नहीं है। सो अब ये बात ध्यान में रखने की है, A का यूनिट था, B का यूनिट था, A अपॉन B का कोई यूनिट नहीं है। C का यूनिट था, D का यूनिट था, C अपॉन D का कोई यूनिट नहीं है। आई होप क्लियर है। और इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए, A B दोनों के यूनिट सेम थे। क्या थे बेटा? नंबर, क्वांटिटी।
काउंटिंग में थे। ए कितनी बुक्स, बी कितनी बुक्स, दिस वॉज अ काउंटर, हम क्वांटिटी काउंट कर रहे हैं, इसका यूनिट काउंटिंग है। आगे मेरी बात समझ में। सी एंड डी ये मनी थी, इनकम थी, इनके यूनिट क्या थे, रुपीस। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, यहां ए बी के यूनिट सेम थे, क्वांटिटी थी, काउंटिंग थी, सी और डी के यूनिट सेम थे, रुपीस था, लेकिन सी और डी में रुपीस ऊपर रुपीस नीचे कैंसिल, ए और बी में नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ बुक्स ऊपर नीचे कैंसिल। अब सी और डी, ए और बी, जब हमने रेशो निकाल लिया तो ए बाई बी का भी कोई यूनिट नहीं, सी बाई डी का भी कोई यूनिट नहीं। तो ये बात मन में नहीं आनी चाहिए कि सर ये क्या हुआ, सी डी तो हम रुपीस में देख रहे थे, ए बी जो है वो यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं, तो ये कैसे हमने इक्वल कर दिया। तो बेटा इक्वल इसलिए कर दिया कि सी अपॉन डी, अब इसमें कहीं रुपीस नहीं है। आई होप क्लियर है। ए अपॉन बी, अब इसमें कोई यूनिट नहीं है। तो बेटा रेशो निकालने के बाद कोई यूनिट नहीं होता। तो जब दो रेशोस की इक्वालिटी करते हैं तो प्रोपोर्शन में भी कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, सो प्रोपोर्शन इज ऑल्सो अ यूनिटलेस एक्सप्रेशन। ठीक है, प्रोपोर्शन इज, इट इज यूनिटलेस एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे रेशो में कोई यूनिट नहीं होता, ऐसे प्रोपोर्शन में कोई यूनिट नहीं होता। आई होप बात समझ में आ गई आपके। चलो आगे बढ़े बेटे। ये जो चार टर्म्स हैं ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, इसे थर्ड टर्म, इसे फोर्थ टर्म, हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे भी बोलते हैं। ये जो बी और सी बीच की टर्म्स हैं, इन बीच की टर्म्स को हम मीन्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मीन्स, बीच की। और ये जो ए और डी है, इन ए और डी को हम एक्सट्रीम्स भी कहते हैं, आखिर की, सिरे की, इधर और इधर, एंड्स की। ठीक है, सो बी एंड सी आर कॉल्ड एज मीन्स, बीच के टर्म्स। ए एंड डी आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम्स, इधर उधर की, आखिर की, एज की टर्म्स। ठीक है, आगे बढ़े। दिस वॉज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 1 इन द टॉपिक रेशियो, इन द टॉपिक प्रोपोर्शन। चलिए सेकंड पॉइंट में इसी बोर्ड में मेंशन कर दूं, आई होप नजर आ जाएगा। चलो पॉइंट नंबर 2, अगर मैं ये कहता हूं ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन, ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है, ए बी सी प्रोपोर्शन में है, तो सर ये तो 3 टर्म्स हैं, 4 होनी चाहिए ना प्रोपोर्शन में। तो इसका मतलब ये जो b है ये 2 बार आएगा। कैसे, इसका मतलब है a इज टू बी बराबर होगा b इज टू सी के, है ना। ये जो हमने अभी रेशियो लिखी है ना, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे, a इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, ठीक है बेटा। सो अगर हम बोलते हैं ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन, सो तो हम कैसे लिखते हैं, बी को 2 बार लिखते हैं, ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी, है ना। सो फिर उस केस में बी की वैल्यू क्या होती है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी पॉइंट को मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। तो बी स्क्वायर क्या होगा, ए सी, या बी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ए सी। बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, अंडर रूट ए सी होगी। पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया बेटा आपको, ठीक है, ठीक है। सो ये जो ए बी सी प्रोपोर्शन में ये जो बी है, इसको जो है मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बी को बेटा, मीन प्रोपोर्शनल। बी को क्या बोलते हैं हम, मीन प्रोपोर्शनल। याद हो जाएगी ये बात, मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। बी इज कॉल्ड एज मीन प्रोपोर्शनल। आई होप क्लियर है आपके। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2। ये मैं नेक्स्ट पेज पर ऐसे जाऊंगा ना, ये प्रीवियस, ये नेक्स्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 हो गया बेटा, मीन प्रोपोर्शनल समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। नाउ हमें जो ओरिजिनल प्रोपोर्शन है वो क्या है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ये ओरिजिनल प्रोपोर्शन है,
ये गिवन है, इसको बेस बनाकर मैं सारे कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं मैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, चलिए मैं अपने हिसाब से बताता हूं मैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, अगर इस प्रोपोर्शन के अंदर आप उल्टा करते हैं, ठीक है, सो A अपॉन बी को क्या लिख दें भाई, B बाई ए, और C अपॉन डी को क्या लिख दें, D बाई सी। तो बेटा ये जो है ये प्रोपोर्शन उल्टा हो गया, और इसको हम क्या बोलते हैं, इस एक्शन को क्या बोलते हैं, इनवर्टेंडो। क्या बोलते हैं बेटा, इनवर्टेंडो। इनवर्स से बना है इनवर्टेंडो। सो इस तरह से प्रोपोर्शन को उल्टा करने के एक्शन को हम इनवर्टेंडो बोलते हैं। हमने इनवर्टेंडो लगा दिया तो ये प्रोपोर्शन उल्टी हो गई, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 4, ये जो प्रोपोर्शन है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो ये जो बी है ये ऊपर ले जाऊं और ये सी नीचे ले जाऊं। मैं ऐसे कहूं ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी, तब भी इक्वल होगा बेटा। बात समझ में आ रही है ना। अरे बेटा कुछ नहीं, ये सी नीचे ले जाओ, बी ऊपर ले जाओ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो देखो ये 3/4 इज इक्वल टू 6/8 इक्वल है नहीं है ना इक्वल। अरे 3/4 और 6/8, 3/4 को दोनों टर्म्स को 2 से बेटा मल्टीप्लाई कर दूं तो 6/8 ही तो आएगा। तो ये रेशो 3/4 रेशो 6/8 के इक्वल है। हाँ सर इक्वल है। तो अब देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं इसमें 6 को नीचे ला रहा हूं 3 के नीचे, और 4 को 6 की जगह ले जा रहा हूं। तो आप चेक करो 3/6 ये भी हाफ होता है, 4/8 ये भी हाफ होता है। तो यही काम बेटा मैंने यहां पर किया है, ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। अगर हम ऐसा करते हैं तो बेटा हमने क्या कर दिया, क्या एक्शन कर दिया, ऑल्टरनेंडो। क्या कर दिया हमने, ऑल्टरनेंडो, ठीक है। आई होप क्लियर। चलो पॉइंट नंबर 5, 5वां पॉइंट, अगर मैं इस प्रोपोर्शन में ए के साथ नीचे डिनोमिनेटर बी जो है वो ऐड कर दूं, अगर मैं ऐसे लिखूं ए प्लस बी अपॉन बी, तो बेटा ये बराबर होगा सी प्लस डी अपॉन डी के। हां, तो इस एक्शन को ऐसे करने को हम क्या बोलते हैं, हमने क्या लगा दिया, हमने लगाया कंपोनेंडो। ई एन है, ए एन है, कंपोनेंडो, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी हम एग्जांपल कर ही रहे हैं। तो ये रब करके एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखिए 3/4 इज इक्वल टू 6/8 है, तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4। ये जो 4 नीचे है इसको ऊपर 3 में ऐड कर दो, 3 + 4 7, बी नीचे एज इट इज 4। ऐसे ही 6 में नीचे का 8 ऐड कर दो, 6 + 8 14, नीचे 8 एज इट इज। तो अब बताइए 7/4 14/8 के इक्वल नहीं होता। हाँ सर अब भी इक्वल होता है। तो ऐसे करने को हम क्या बोलते हैं, हमने क्या लगा दिया बेटा, कंपोनेंडो लगा दिया। और अगर मैं इसका उल्टा भी कर दूं, उल्टा इनवर्टेंडो, उल्टा का मतलब बी अपॉन ए प्लस बी, तो बेटा अब भी बात सही होगी ना, अब भी बात सही होगी। डी अपॉन सी प्लस डी, तो कंपोनेंडो लगा दूं फिर साथ में इन्वर्टेंडो लगा दूं तो तब भी ट्रू होगा। आई होप क्लियर है। छठी बात प्रोपोर्शन के अंदर बेटा, अगर मैं ऊपर ए अपॉन बी में ऊपर ए में से बी माइनस कर दूं, ए माइनस बी, और फिर बी से डिवाइड करूं, ऐसी सी में से डी माइनस कर दूं, सी माइनस डी, और फिर डी से डिवाइड कर दूं, तो ऐसा करने के एक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंडो। क्या बोलते हैं, हमने क्या कर दिया, डिविडेंडो लगा दिया, ठीक है। और ये आंसर अब भी ट्रू होता है। लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी अपॉन बी अब भी सी माइनस डी अपॉन डी के बराबर होती है। देख लें फिर से एक, अभी हमारे पास एग्जांपल ताजा ताजा है, इसको रब करके देखिए इधर, ए बाई बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 3/4 इज इक्वल टू सी बाई डी की वैल्यू कितनी है, 6/8। तो मैं डिविडेंडो लगा रहा हूं, तो कैसे लगाऊंगा, 3 ऊपर ए है, उसमें से नीचे का 4 माइनस करूं, 3 - 4 क्या बचेगा बेटा, -1 अपॉन बी 4। ऊपर 6 है, नीचे 8 है, 6 - 8 -2 अपॉन 8।
तो आप चेक करिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। हाँ सर अब भी इक्वल है। तो ऐसा करने के एक्शन को हम क्या बोलते हैं, हमने डिविडेंडो लगा दिया। ठीक है बेटा आगे चले। पॉइंट नंबर 7, अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो एक साथ लगाते हैं हम, कंपोनेंडो डिविडेंडो एक साथ, तो क्या करते हैं, ऊपर ए में बी ऐड कर दो, ए प्लस बी, और नीचे बी में सब्ट्रैक्ट कर दो, ऊपर सी में डी ऐड कर दो और नीचे सी में डी सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इस एक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो। हमने दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ लगा दी, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। देखें वापस एग्जाम्पल लेकर, कैसे भाई, देखो मैं यहां पर एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा आपके लिए। ये रेशियो 3/4 इज इक्वल टू 6/8 के इक्वल है। सर जी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है दोबारा से। सो कैसे करेंगे, ऊपर 3 में 4 ऐड करो, 3 + 4 7, और नीचे 3 - 4, नीचे क्या है बेटा, a - b है ना नीचे, देखिए इधर बोर्ड पर नीचे a - b है। सो 3 - 4 क्या बचेगा, -1, नीचे -1। ऐसे ऊपर क्या होगा, c + d, 6 + 8 14, नीचे क्या है c - d, सो c - d 6 - 8 -2। अब आप चेक करिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, अब भी इक्वल है। हाँ सर अब भी इक्वल है। आपने क्या लगाई प्रॉपर्टी, कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है बेटा बात समझ में आ गई। पॉइंट नंबर 8, ठीक है आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 के साथ। तो मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इरेज कर लूं मैं थोड़ा पॉइंट नंबर 8 के लिए ना। पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, अगर ये रेशियोज a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f, बोर्ड पे नजर आ रहा होगा भाई e/f, ठीक है चल जाएगी इतनी कहानी, ये बराबर है एंड सो ऑन, 3 ही नहीं 4 5 ये रेशियोज आपस में बराबर है, एंडलेस जितनी भी हो। तो 3/4 इज इक्वल टू 6/8, थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूं मैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखकर ताकि आपको नजर आ जाए। 3/4 इज इक्वल टू 6/8 इज इक्वल टू 12/16। बेटा बराबर है ना आपस में, ये a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f, आपस में बराबर है। हाँ सर बराबर है। और ये 3 ही रेशियोज नहीं, 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं। अगर इस तरह से 3 4 ये रेशियोज आपस में इक्वल हैं, तो एक प्रॉपर्टी अडेंडो ये कहती है कि इनमें से हर एक का आंसर किसके इक्वल होगा, एवरी रेशियो विल बी इक्वल टू, ऊपर की ऐड कर दो a + c + e एंड सो ऑन, नीचे की ऐड कर दो b + d + f एंड सो ऑन, जितनी भी है। बात समझ में आई। ये यहां मैंने जो इक्वल का साइन लगाया क्या मतलब है, यहां मतलब ये है कि लीजिए इक्वल का साइन इधर से इधर लगा रहा हूं, ये आंसर जो आया आपका a + c + e सारे न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय b + d + f सारे डिनोमिनेटर, ये जो रेशियो आई ये हर रेशियो के इक्वल होगी, a/b के भी, c/d के भी, e/f के भी एंड सो ऑन। इस प्रॉपर्टी को बेटा हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम अडेंडो बोलते हैं। चेक कर लें चलो, ये एग्जांपल हमारे पास है। तो ये 3 रेशियोज a/b 3/4 है, c/d 6/8 है, e/f 12/16 है। अडेंडो लगा के देखते हैं, तो तीनों को ऐड करते हैं ऊपर ही ऊपर, न्यूमरेटर ऐड करते हैं, 3 और 6 9, 9 और 12 21, 4 और 8 12, 12 और 16 कितना हो जाएगा, 28 हो गया ना। तो अब 21/28 का जो रेशियो है क्या वो इन तीनों रेशियोज के इक्वल है, हाँ सर इक्वल है। देखिए 21 और 28 7 से कैंसिल करो, 7 3 21, 7 4 28, 7 कॉमन फैक्टर आ रहा है तो इसके इक्वल आया, इसके इक्वल आया तो इसके भी है, इसके भी है, इसके भी है। तो बेटा ये इक्वल आया नहीं आया, आ रहा है ना। तो अडेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है, सारे न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो डिवाइडेड बाय सारे डिनोमिनेटर्स को ऐड कर दो, जो आंसर आएगा रेशियो का वो पुरानी सारी रेशियोज के इक्वल होगा।
इसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी को अडेंडो बोलते हैं। ठीक है, अगले पेज पर चले। 8वीं प्रॉपर्टी हो गई, 9वीं प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पेज कैसे जाएंगे भाई, अच्छा प्लस करूंगा मैं। ठीक है, तो अब पॉइंट नंबर 9, ये रेशियोज ओरिजिनली क्या थी, ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ एंड सो ऑन। 3/4 इज इक्वल टू 6/8 इज इक्वल टू 12/16 एंड सो ऑन। सो अब एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है सब्ट्राहेंडो, सब्ट्राहेंडो, वो ये कहती है अगर न्यूमरेटर में आपस में सब्ट्रैक्शन हो, कैसे, a माइनस सी माइनस ई माइनस, यानी पहली a तो पॉजिटिव है, बाकी सब उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, a में से सी बी, ई बी, एफ बी, ई बी और न्यूमरेटर जितने भी हैं वो सब सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइडेड बाय ऐसे ही डिनोमिनेटर में b में से सब्ट्रैक्ट कर दो, डी भी, एफ बी एंड सो ऑन। b में से डी भी सब्ट्रैक्ट करो, एफ बी सब्ट्रैक्ट करो और सारे सब्ट्रैक्ट कर दो। सो जो ये आंसर रेशियो का आएगा, ये सारी रेशियोज a बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, ये सबके बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड ए सब्ट्राहेंडो। ठीक है, एग्जाम्पल ये हमारे सामने, चेक कर लेते हैं, देखते हैं। 3 माइनस 6, मैं चेक करता हूं, 3 माइनस 6 माइनस 12 अपॉन 4 माइनस 8 माइनस 16। तो बेटा क्या आंसर बना, ये क्या आंसर बना, 3 माइनस 12 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस 18, और 3 माइनस 18 क्या बन गया बेटा, माइनस का 15, माइनस 15, माइनस 8 माइनस 16 माइनस 24, माइनस 24 प्लस 4 माइनस 20। ठीक है, तो अब बेटा आप ये देखिए, क्या ये रेशो 3/4 इन सबके इक्वल है, नहीं सबके इक्वल है, 3/4 ही नहीं सबके इक्वल। आप 5 से ऊपर नीचे कैंसिल आउट करो, 5 3 15, 5 4 20 और माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा। बात समझ में आ रही है? सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सब्ट्राहेंडो। ठीक है, आई होप क्लियर है, बात समझ में आ रही है। और तो कुछ अभी हमारा प्रोपोर्शन में बेटा बचा नहीं है, अब बचा है तो क्वेश्चंस हमें करने, इस पर क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाता चलूं, प्रोपोर्शन पेज नंबर 1, ठीक है, देन पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। ठीक है, क्लियर है? सो इतना आपको क्लियर हो गया बेटा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं और अब प्रोपोर्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई, कौन सा क्वेश्चन, कोशिश मेरी ये रहेगी बेटा जितने सारे वैरायटी के क्वेश्चंस मैं आपको करा सकूं उतना अच्छा है। इलस्ट्रेशंस अगर बहुत सिंपल हैं तो आपके लिए बेटा मैं अक्सर होमवर्क छोड़ता हूं, और जरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है तो मैं कोशिश करूंगा खुद भी कराने की। अदरवाइज मेरा फोकस अनसॉल्व्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने पर रहता है। एग्जाम्पल 4 है ये, एग्जाम्पल 4 प्रोपोर्शन के टॉपिक के अंडर क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, किसका फोर्थ प्रोपोर्शनल, सॉरी फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल, क्वेश्चन में लिख रहा हूं फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू, किसका थर्ड प्रोपोर्शनल, 2.4 9.6 kg, 2.4 kg 9.6 kg, इनका थर्ड प्रोपोर्शनल। सो बेटा थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब है, थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब है 3 टर्म्स एबीसी प्रोपोर्शन में है। और याद करो मैंने अभी बताया था अगर 3 टर्म्स एबीसी प्रोपोर्शन में, तो ये जो बीच की टर्म है बी, ये 2 बार आएगी, ये मीन प्रोपोर्शनल होती है। बीच की टर्म क्या होती है, मीन प्रोपोर्शनल। तो फिर आंसर क्या होगा, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, ऐसी होगा ना। यहां क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा गया आपसे, सी पूछा गया है, और ये क्या है, ए है और ये क्या है, बी है।
ए और बी गिवन है, सी आपसे पूछा गया है, तो बेटा कुछ नहीं है, वैल्यू रख दो, ए बी आपको गिवन है। ए की वैल्यू कितनी है 2.4, बी की वैल्यू कितनी है 9.6, इज इक्वल टू बी 9.6 अपॉन सी। सी क्या है थर्ड प्रोपोर्शनल, वो आपको गिवन नहीं है। सो कुछ नहीं करना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके आंसर को कैलकुलेट करना है, आंसर फाइंड आउट करना है। तो पहले तो डेसिमल इधर उधर जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सी की वैल्यू क्या हुई बेटा 9.6 का स्क्वायर अपॉन 2.4। अरे कुछ नहीं करा बेटा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर देखो 9.6 इंटू 9.6, 9.6 का स्क्वायर, और सी ये जो डिनोमिनेटर में ये चला गया ऊपर, और 2.4 ये आ गया नीचे। 9.6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2.4, ये आंसर आ जाएगा आपके थर्ड प्रोपोर्शनल का। किसका आ जाएगा आंसर, थर्ड प्रोपोर्शनल का। एग्जाम्पल 4 था, इजी एग्जाम्पल है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आपके समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। सो बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं है, 9.6 का स्क्वायर में कैलकुलेट कर रहा हूं, 9.6 का स्क्वायर अपॉन डिवाइडेड बाय 2.4, कितना आंसर आ गया 38.4, यही है ना 38.4। किसकी वैल्यू आई बेटा, ये वैल्यू आ गई सी की। सो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आया सी, और सी का आंसर आ गया 38.4। बेटा इसी जैसा एक और क्वेश्चन मुझे मिल जाएगा तो ठीक, नहीं तो मैं अपनी तरफ से भी कुछ देता हूं। इसी जैसा थर्ड प्रोपोर्शन था, चलो हाँ एग्जाम्पल 5, इसी जैसा एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 पर आते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 सेज find third proportional to 2.4 kg and 9.6 kg, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करिए। क्या कैलकुलेट करिए, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल। सो बेटा थर्ड प्रोपोर्शनल वो इसके बीच में होगा। अगर मैं कहता हूं ए और सी के बीच में थर्ड प्रोपोर्शनल, सो थर्ड प्रोपोर्शनल इनके बीच में कोई नंबर बी होगा, बी थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, सच दैट ए अपॉन बी बराबर होगा बी अपॉन सी के, या दूसरे लफ्जों में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा, ठीक है। सो ए की वैल्यू 2.4 है भाई, सी की वैल्यू 9.6 है, हमें थर्ड प्रोपोर्शनल चाहिए, फॉर्मूला आपके सामने है, थर्ड प्रोपोर्शनल बी मान लिया, बी का स्क्वायर ए इंटू सी, और बी की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। सो 2.4 इंटू 9.6, 2.4 into 9.6 is equal to 23.04 का स्क्वायर रूट। If I find the square root of this, the answer is 4.8. So बेटा 4.8 थर्ड प्रोपोर्शनल है, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज हमने कर ली, इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, डिविडेंडो। ये एग्जाम्पल 1 कौन सी एक्सरसाइज है भाई, चलो एक और एग्जाम्पल है, एक और बेटा एग्जाम्पल 1 है यहां इस बुक के अंदर। एग्जाम्पल 1 क्या है, a is to b is equal to c is to d is equal to 2.5 is to 1.5, ये है बेटा। what are the values of ad is to bc, ये निकालना है आपको। एक तो AD is to BC, चलो ठीक से लिखो भाई। What you have to find out, you have to find out the value of AD is to BC, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
और एक और है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ए प्लस सी इज टू बी प्लस डी। ये दो क्वेश्चन हैं जो आपको फाइंड करने हैं, इन्हें मैंने सर्कल में कर दिया बेटा, ठीक है। सो बेटा ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5, ये गिवन है। बस कुछ नहीं करना, गिवन से स्टार्ट करना है। तो आप देखिए, अब मुझे फाइंड क्या करना है, पहला पार्ट ए डी अपॉन बी सी, ए डी अपॉन बी सी, ठीक है। सो क्या आंसर आएगा बेटा इसका, हेलो, क्या आंसर आएगा? तो बेटा गौर से देखिए स्क्रीन पर, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अरे ए डी बी सी के क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा ए इंटू डी बी इंटू सी के बराबर होगा नहीं होगा? होगा ना। तो सीधी सीधी बात, ए इंटू डी इज इक्वल टू, रफ में यहां दिखा रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। बी सी को नीचे ले आओ, ए डी अपॉन बी सी। तो यहां क्या बचेगा, हेलो, क्या बचेगा? जीरो नहीं बचेगा, यहां वन बचेगा। क्या बचेगा? वन बचेगा, गलती मत करना, ठीक है। सर जी वन कैसे बचा? अभी मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, वन कैसे बचा, ठीक है। तो देखो इधर 5 इज इक्वल टू 5, अगर ये 5 राइट हैंड साइड से लेफ्ट में जाएगा तो -5 होगा, और यहां बचेगा राइट हैंड साइड में 0। कैसे? ये 5 यहां, ये राइट हैंड साइड वाला 5, ये 5 प्लस का था, राइट हैंड साइड वाला 5 यहां गया, यहां -5 बन गया, तो अब यहां 0 बचेगा। लेकिन इसी तरह से अगर मैं ये बोलता हूं 5 इज इक्वल टू 5, अब ये राइट हैंड साइड वाला 5 लेफ्ट में नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा तो बेटा अब राइट में 1 बचेगा, गलती मत करना। अब 5 अपॉन ये वाला 5 आया तो बेटा वहां 1 बचेगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, 5 अपॉन 5 1, तो 1 आना चाहिए, -5 प्लस 5 0 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो गलती मत कर देना। सो इसी तरह ए डी इज इक्वल टू बी सी है, तो बी सी अपॉन में नीचे आएगा तो यहां क्या बचेगा? 1। सो ए डी अपॉन बी सी का आंसर 1, 1 अपॉन 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद उसने पूछा ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी का आंसर बताओ, ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, इसका आंसर जी बेटा कैसे करेंगे? तो बेटा देखो बहुत आसान है, कैसे करेंगे? याद करिए बेटा, रेशो में मैंने एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था। देखिए क्या करेंगे, ए और सी दोनों की वैल्यू 2.5 यहां लिख दूंगा मैं, 2.5 ए की भी, 2.5 सी की भी। सर ये क्या बात हुई? आपने ए और सी दोनों को 2.5 कैसे मान लिया सर? फिर आप कहेंगे बी और डी दोनों 1.5 लिख दो यहां पर। हाँ सर, मैं ऐसे ही कहूंगा, बी और डी दोनों को 1.5 लिख दो। तो क्या सर ए अपॉन बी अगर 2.5 अपॉन 1.5 के इक्वल है, तो क्या इसका यह मतलब हुआ ए की वैल्यू 2.5 है, बी की वैल्यू 1.5 है? नहीं, इसका यह मतलब नहीं है कि ए 2.5 है, बी 1.5 है। ए और बी का रेशियो है ये, ए की वैल्यू 2.5 इंटू समथिंग सम एक्स, बी की वैल्यू 1.5 इंटू दैट एक्स। क्या मतलब है बेटा? कोई कॉमन फैक्टर ऐसा होगा जो ए और बी में कॉमन होगा, तो मैं ए की वैल्यू लिखूंगा 2.5 इंटू सम एक्स, बी की वैल्यू 1.5 इंटू सम एक्स, ठीक है। यह बात मैंने रेशियो में भी आपको क्लियर करी थी, ठीक है। जरूरी नहीं ए 2.5 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ये 25 हो, ये 15 हो, अब भी तो रेशियो वही है। हो सकता है ये 250 हो, ये 150 हो, अब भी तो रेशियो वही है, ठीक है ना। सो फिर सर आप ऐसे कैसे कह रहे हैं ए और सी दोनों की वैल्यू 2.5 रख दो? इसलिए कह रहा हूं बेटा, अगर मैं ए की वैल्यू 2.5x रखूंगा, सी की वैल्यू 2.5x रखूंगा, तो ऐसे ही यहां बी और डी 1.5x रखूंगा, तो x ऊपर और नीचे कॉमन आकर कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए मेरी पिछली क्लास और उसमें मैंने यही बात बताई थी, रेशो के अंदर ऐसा ही एक क्वेश्चन था, तो उसके अंदर मैंने कहा था ये आप 2.5 रख दो और ए और सी की वैल्यू 1.5 रख दो, बी और डी की वैल्यू चल जाएगा, एक्स रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमन ऊपर और कॉमन नीचे आके वो कैंसिल होना है। सो ए और सी दोनों की वैल्यू 2.5 रख दिया आपने, बी और डी दोनों की वैल्यू 1.5 रख दिया आपने, तो बेटा 2.5 प्लस 2.5 बचा 5
अपॉन 3, दिस इज द आंसर ऑफ A प्लस सी अपॉन B प्लस डी। ठीक है, आई होप क्लियर है, कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए भाई। हाँ, अब ये एक एग्जाम्पल 3 है, काफी अच्छा एग्जाम्पल है। इससे पहले कि एग्जाम्पल 2 भी है, एग्जाम्पल 2 कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है बेटा, A/3 इज इक्वल टू B/4 इज इक्वल टू C/7। ये तीनों रेशियोज इक्वल है। हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है A प्लस B प्लस C अपॉन C, इसका आंसर 2 आता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो बेटा मैं अब इस प्रॉपर्टी, इस क्वेश्चन के अंदर एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, अडेंडो प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी आई एम गोइंग टू यूज, आई एम गोइंग टू यूज अडेंडो प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं बेटा, अडेंडो। ठीक है, सो क्या कहती है अडेंडो प्रॉपर्टी, अडेंडो प्रॉपर्टी सेज दैट ईच ऑफ दीज रेशियो विल बी इक्वल। इनमें से हर एक रेशियो इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, इनमें से हर एक रेशियो इक्वल होगी। ऊपर सारे न्यूमरेटर्स ऐड कर दो, नीचे सारे डिनोमिनेटर ऐड कर दो, उसके बराबर, यानी A/3 B/4 C/7 बराबर होगा, ऊपर न्यूमरेटर ऐड करो A प्लस B प्लस C, और नीचे डिनोमिनेटर ऐड करो 3 प्लस 4 7 प्लस 7 14। सो सारी रेशियोज ये बराबर है आपस में। तो बेटा अब मैं सिर्फ इन लास्ट 2 की बात कर रहा हूं मैं, बस मेरा आंसर आ गया। अब देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इक्वल है ना। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, अडेंडो प्रॉपर्टी लगाई है। तो जी सर इक्वल है। तो अब इधर देखिए, इसके अंदर मैं यहां 14 ऊपर न्यूमरेटर में ले जा रहा हूं, C नीचे, 14 ऊपर गया, 7 यहां नीचे रहा, और A प्लस B प्लस C यहां था, C यहां से नीचे डिनोमिनेटर में आया। आंसर क्या बच गया इसका, 2 बच गया। A प्लस B प्लस C अपॉन C का आंसर 2 आ गया, और यही आंसर हमें बेटा प्रूफ करना था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगले एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं बेटा आगे, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल 3 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको पहले प्रॉपर मेथड से कराऊंगा, फिर एक शॉर्टकट मेथड से कराऊंगा, तो समझने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अ डीलर मिक्सेस टी कॉस्टिंग 6.92 पर केजी। एक टी है, टी ए, एग्जाम्पल 3 है ये। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 3 हम कर रहे हैं। एक डीलर है, एक टी जिसकी कॉस्ट कितनी है 6.92 पर केजी। ये मिक्स करता है विद अनदर टी जिसकी कॉस्ट कितनी है भाई, दूसरी टी की 7.77 पर केजी। चलो, एंड सेल्स द मिक्सचर एट 8.8, और इस पूरे मिक्सचर को किस पर बेचता है, 8.8 पर केजी पर बेचता है। ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुनिए, 1 किलो का प्राइस, कॉस्ट सॉरी, 1 किलो की कॉस्ट उसकी कितनी है जो उसने खरीदी, ए टी की। ठीक है, टी का नाम क्या है, ए, 6.92 रुपीज पर केजी। बी, तो अब अगर दोनों को ऐड कर दूं तो बेटा दोनों टी 1 किलो प्लस 2 किलो हो गई। 2 किलो में इसको बेटा कितना रुपया पैसा कॉस्ट पड़ गई, 7 into 9, 9 7 16 6 1 1 and 6 7 7 14.69। ये 2 किलो के टी की कॉस्ट पड़ गई, 2 केजी। ठीक है, ये उसकी कॉस्ट पड़ी। तो बेटा पर केजी की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये पर केजी की कॉस्ट है। सो 2 से डिवाइड करने पर अप्रोक्सीमेट आंसर इसमें कितना आएगा बेटा, 2 से डिवाइड करने पर, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या है, मिक्सचर। क्या है ये, मिक्सचर। मिक्सचर की कॉस्ट ये 2 केजी की है, 2 केजी की कॉस्ट है। अब मैं इसे पर केजी में कैलकुलेट कर रहा हूं, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 2 5 जा 10, ये है पर केजी। 1 किलो की कॉस्ट मिक्सचर जो वो बेच रहा है उसको इतनी पड़ गई, 7.34 ये कॉस्ट पड़ गई मिक्सचर की। कितने में बेच दिया भाई उसने, एंड सेल्स द मिक्सचर एट 8.8 पर केजी।
कितने में बेच दिया मिक्सचर उसने? 8.8 पर केजी। ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस ये था, सेलिंग प्राइस ये हो गया। एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 17.5% ऑन हिज सेल प्राइस। ठीक है, क्लियर है? और फिर उसने एक प्रॉफिट कमाया। कितना प्रॉफिट कमाया? 17.5%। तो बेटा अब यहां एक नया ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन के अंदर। उसने प्रॉफिट जो कमाया है, ठीक है, अब बेटा मैंने ये टी को किस रेशो में मिक्स करा? 1:1। किस रेशो में मिक्स करा? 1:1 की रेशो में। बेटा 1 किलो यहां से 1 किलो यहां से, तो ये कॉस्ट पड़ गई। लेकिन उसने ऐसे 1:1 में मिक्सअप नहीं किया है, नहीं किया है। बात समझ गए ना? नहीं किया है। अदरवाइज बेटा ये डिफरेंस निकालकर, ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट, ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, ये डिफरेंस निकालकर प्रॉफिट कितना आया और वो कितना परसेंटेज प्रॉफिट बना, ये तो आप भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो अब वो पूछ रहा है इन व्हाट प्रोपोर्शन डज ही मिक्स, इनको किस रेशो में मिक्स कर रहा है? तो इसका मतलब ये 1:1 की रेशो में मिक्स नहीं कर रहा। हमने यहां किस रेशो में मिक्स कराया? अभी 1:1। तो बेटा हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, तो चलो क्वेश्चन पढ़ लिया। 1:1 की रेशो में मिक्स नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये मिक्सचर का कॉस्ट नहीं बनेगा। ये कॉस्ट कब बनता बेटा मिक्सचर का? जब वो 1:1 की रेशो में मिक्स करता। 1 kg इसका, 1 kg इसका, 10 इसका, 10 इसका, तो फिर ये कॉस्ट उसका बन जाता। आगे मेरी बात समझ में? ये 1 किलो की कॉस्ट जो है वो बन जाती। अभी फिलहाल 1:1 की रेशो में वो मिक्स नहीं कर रहा, तो इन दोनों को मैं अभी कट कर देता हूं। मैं ये कब वैलिड है? जब वो 1:1 की रेशो में मिक्स करे। आगे बेटा बात समझ में? बात समझ में आ रही है? हाँ, सेलिंग प्राइस उसका ये है पर केजी, ये वैलिड है, ये पॉइंट वैलिड है। अब उसने किस रेशो में मिक्स करिए? मान लीजिए इसका x केजी लिया, इसका y केजी लिया, इसका x केजी, इसका y केजी, ठीक है, और इन दोनों को मिक्स कर दिया। इन दोनों को क्या किया बेटा? मिक्स कर दिया। सो बेटा अगर 1 केजी का प्राइस 6.92 है तो x केजी का प्राइस कितना हो जाएगा? प्राइस नहीं बोलना चाहिए मुझे, कॉस्ट कितनी हो जाएगी? एक टी जिसका कॉस्ट 6.92 है, वो x किलोग्राम अगर लिया तो बेटा उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 6.92x। ऐसे ही एक टी जिसकी कॉस्ट 7.77 y है 1 किलोग्राम की, अगर y किलोग्राम ली तो बेटा टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 7.77 y। इतने किलोग्राम एक टी, इतने किलोग्राम दूसरी टी, जब हम ऐड अप करेंगे तो टोटल मिक्सचर बनेगा 6.92x प्लस 7.77y। ये आया हमारा मिक्सचर। बेटे इतने किलोग्राम आ गए, इतने किलोग्राम आ गया। कितने किलोग्राम टोटल? ये मिक्सचर की जो है टोटल क्या आ गई? इतनी कॉस्ट आ गई, टोटल इतनी कॉस्ट आ गई। मिक्सचर कितना किलोग्राम है? x प्लस वाई किलोग्राम। अरे बेटा ये x किलोग्राम लिया, ये y किलोग्राम। सर जी ये क्या है? ये x किलोग्राम जो लिया था उसकी कॉस्ट, ये y किलोग्राम जो लिया था इसकी कॉस्ट, दोनों को ऐड कर दिया तो ये टोटल कॉस्ट है पूरे मिक्सचर की। सो मिक्सचर की टोटल कॉस्ट है, ठीक है, आई होप क्लियर है। और मिक्सचर है कितना किलोग्राम? x प्लस वाई किलोग्राम। सो अगर इस टोटल कॉस्ट को इसके टोटल वेट से डिवाइड कर दूंगा तो बेटा पर केजी कॉस्ट आ जाएगी। भाई सपोज ये 10 किलो है तो डिवाइड बाय 10 करूंगा तो पर केजी की कॉस्ट आएगी। तो अब ये कितना है? x प्लस वाई किलोग्राम, तो बेटा पर केजी की कॉस्ट कितनी है? 6.92x प्लस 7.77y अपॉन x प्लस वाई। ये है पर केजी कॉस्ट। पर केजी कॉस्ट ये है, पर केजी सेल ये है। हेलो, बात समझ में आपको आ रही है नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अभी देखो बेटा प्रॉपर मेथड से क्वेश्चन कैसे होता है ये बता रहा हूं, सो दैट वीकेस्ट स्टूडेंट के भी एक एक बात समझ में आ जाए, जिसका मैथ्स का बैकग्राउंड है या नहीं है, सबको एक एक चीज समझ में आ जाए। फिर इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट मेथड से आपके सामने अभी करवाऊंगा मैं। आगे मेरी बात समझ में बेटा? ठीक है, तो अब देखिए बेटा, अब उसने क्या कहा है इस क्वेश्चन में? इस कॉस्ट पर केजी उसने खरीदा, मिक्सचर बन गया उसका, और
पर केजी इस प्राइस पर उसने सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस ये रहा, और इस तरह से उसको 17.5% प्रॉफिट हो गया अपनी। बेटा प्रॉफिट जब होता है तो किस पर होता है? कॉस्ट पर। कॉस्ट पर प्रॉफिट किस पर होता है बेटा? कॉस्ट पर होता है, याद रखना। सो कॉस्ट ये रही, इसका 17.5%, इस कॉस्ट का 17.5% प्रॉफिट आएगा। ठीक है, आई हो बेटा बात सबको समझ में आ गई। तो बेटा प्रॉफिट है कितना, पहले प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट क्या होता है भाई? प्रॉफिट सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो। सर जी 1 किलो का सेलिंग प्राइस ये रहा, और 1 किलो का कॉस्ट प्राइस ये रहा, 6.92x 7.77y अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आया ये प्रॉफिट आया, और ये प्रॉफिट रुपीस में नहीं दिया उसने, ये प्रॉफिट रुपीस में नहीं दिया बेटा उसने, ये प्रॉफिट उसने कहा 17.5% है। किसका 17.5%? बेटा प्रॉफिट का परसेंटेज हम किस पर निकालते हैं? कॉस्ट पर निकालते हैं बेटा। प्रॉफिट का परसेंटेज किस पर निकालते हैं बेटा? कॉस्ट पर कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट 1 किलो की कितनी थी? इतनी। 1 किलो की कॉस्ट इतनी है ना, उसका ये 17.5% है। आ गई अब बात समझ में? बोलो कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन तो नहीं है? फिर से देखो, 1 किलो का सेलिंग प्राइस माइनस 1 किलो का कॉस्ट प्राइस, ये 1 किलो पर प्रॉफिट आ गया। और ये प्रॉफिट कितने रुपीस है? क्वेश्चन में ये रुपीस में प्रॉफिट नहीं गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन है, कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज में। वो ये कह रहा है ये जो प्रॉफिट है 17.5% है। तो बेटा प्रॉफिट अगर परसेंटेज में है तो बेटा वो कॉस्ट प्राइस पर परसेंटेज होती है। तो अगर इसको 17.5% प्रॉफिट हुआ है तो जो कॉस्ट थी उस पर उसको 17.5% मिल गया। आ गए? आई होप बात समझ में। तो बेटा कॉस्ट कितनी थी 1 किलो की? ये कॉस्ट थी ना, यही कॉस्ट थी ना 1 किलो की। तो 1 किलो की कॉस्ट 6.92x प्लस 7.77y अपॉन x प्लस वाई। इस 1 किलो की कॉस्ट का 17.5% कैसे निकालेंगे बेटा? 17.5 और परसेंटेज हटाते हैं तो क्या करते हैं? 100 से डिवाइड कर देते हैं। बस यही तो काम करना है हमें। बोलो बेटा कोई कंफ्यूजन? बोलो कोई कंफ्यूजन? चलो ठीक है, तो अब गौर से देखिए, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स वाई की। किस रेशियो में उसने मिक्सचर को मिलाया था? एक्स अपॉन वाई का आंसर निकालना है। तो अब गौर से देखिए 8.8 तो यही रहा, ये सारा का सारा पोर्शन माइनस का है। अगर उधर ले जाऊंगा इक्वल के तो बेटा सारा प्लस हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा? 8.8। इधर क्या बचेगा? 8.8। आई होप बात समझ में आ गई। सो अब आप ऐसे समझिए, सारा का सारा पोर्शन उधर चला गया प्लस में, और यहां इज इक्वल टू का साइन बचा, और यहां क्या है? प्लस के अंदर ये आंसर आ गया। हाँ कंफ्यूजन हो गई मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को। अरे कुछ नहीं है, आप ऐसे देख लो, देखो ऐसे देखो, कॉस्ट प्राइस है 1 किलो का, प्लस प्रॉफिट 1 किलो पर प्रॉफिट है। 1 किलो के कॉस्ट प्राइस पर 1 किलो का 17.5% प्रॉफिट कर दो तो बेटा 1 किलो का सेलिंग प्राइस आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? आप ऐसे देख लो बेटा, अब तो क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो आगे बढ़े। तो बेटा अब इसके अंदर 8.8 है, इज इक्वल टू क्या करना है? नीचे एलसीएम कितना जाएगा भाई? कितना जाएगा एलसीएम? साफ साफ लाइन बना देता हूं भाई। x प्लस वाई, एलसीएम कितना होगा? x प्लस वाई। x प्लस वाई को x प्लस वाई से डिवाइड करोगे बेटा 6.92x प्लस 7.77y। ठीक है, x प्लस वाई ध्यान से देखना, को x प्लस वाई से डिवाइड करोगे ये सेम ही रहेगा, ये सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आने वाला। सारी जी इसका क्या होगा? इसको मैं 17.5 अपॉन 100 है ना, इसको मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 100 से डिवाइड करके ये क्या आएगा? 0.175। तो ये 0.175 अब ऊपर है न्यूमरेटर में, नीचे 100 है ही नहीं। आप इसको 17.5 अपॉन 100 मत पढ़ो, आप पढ़ो 0.175 100 से डिवाइड करके, तो बेटा वो पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है।
आगे बात समझ में। तो क्या बना 6.92x प्लस 7.77y और ऊपर न्यूमरेटर में क्या था 0.175। अब आई होप बात क्लियर है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बात समझ में आ गई। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके हमें आंसर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगले पेज पर मैं जा रहा हूं, मैं फिर इसका शॉर्टकट मेथड पर आ जाएंगे। सो अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 8.8x प्लस 8.8y इज इक्वल टू, तो अब यहां देखिए बेटा, यहां देखिए 6.92x इधर है, कैलकुलेटर मैंने हाथ में ले लिया, और यहां पर x कितना है 6.92x इंटू ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 0.175। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो अंदर मल्टीप्लाई करा 6.92x को किससे 0.175 से, 0.175 इंटू मल्टीप्लाई करो 6.92 मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आ गया, आंसर है 1.211x। 1.211x में क्या ऐड कर दिया 6.92x, क्या ऐड कर दिया प्लस का 6.92x, क्या बन गया बेटा 8.131x, 8.131x, ठीक है। कुछ नहीं करा बेटा, ये x की टर्म और ये जो x की टर्म है, ये x की टर्म मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड कर दिया। अब ऐसे ही देखिए 7.77y इंटू 1.175 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेटा y की टर्म आएगी, क्या बना 7.77 को 0.175 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 7.77 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0.175, क्या बना आंसर 1.35975। इतना y और इसमें क्या ऐड करना बेटा 7.77y, तो ऐड कर दिया 7.77, ऐड कर दिया मैंने 7.77, क्या बन गया 9.129 बेटा। अब आई होप अब आपको ये इक्वेशन थोड़ा आसान लग रही होगी, थोड़ा सांस में सांस आई होगी कि ये सर पता नहीं कितना सा लंबा सा एक्सप्रेशन आपने लिख दिया था, अब ये इजी हो गया, ठीक है। सो कुछ नहीं करना, अब x के टर्म से एक तरफ कर लो, y के टर्म से एक तरफ कर लो, अब तो आंसर आपकी आई होप इजी है, ठीक है। नीचे और मैं लिख दूं, नजर आ जाएगा। सो अब इधर देखिए बेटा 8.8x है इधर लेफ्ट में, राइट में 8.131 है, राइट के 8.131x को लेफ्ट में ले जा रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, इससे माइनस कर रहा हूं, तो क्या होगा 8.8 माइनस 8.131, 8.8 माइनस 8.131 क्या बना 0.669, 0.669x। और ऐसे ही यहां क्या है 9.129y माइनस कर दूंगा ये 8.8 इधर ले जाकर, 9.129 माइनस 8.8, तो 9.129 माइनस 8.8 क्या बन गया बेटा 0.329, 0.329y। आई होप क्लियर है। चलो एक ही स्क्रीन पर बात बन गई, थैंक गॉड। सो अब बेटे क्या बचा फाइनली x अपॉन y का आंसर, तो कुछ नहीं करा, ये x है, इसके नीचे y ले आता हूं, x अपॉन y, और 0.329 को किससे डिवाइड कर देता हूं 0.669 से, 0.329 को किससे डिवाइड कर दो 0.669 डिवाइडेड बाय 0.669, कितना बच गया बेटा 0.49, 0.5 अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 0.5 मानता हूं, तो अप्रोक्सीमेट का साइन लगा रहा हूं, ऐसे 0.5 मान रहा हूं, तो 0.5 का मतलब आधा होता है, आधा का मतलब होता है 1/2, आधा का मतलब क्या होता है 1/2, सो अप्रोक्सीमेटली 1/2। सो x और y का रेशियो क्या आ गया बेटा 1/2 आंसर आ गया। उसने दो टीज को किस रेशियो में मिलाया था 1:2 की रेशियो में मिलाया था, जिसका कॉस्ट 6.92 था उसका 1 kg लिया, जिसका कॉस्ट 7.77 था उसका 2 kg लिया,
उसको मिक्सअप करा था और उसको फिर सेल आउट किया था। आई होप बात आपके समझ में आ गई होगी। बेटा क्लियर है? क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्टकट से कर ले। हेलो, ठीक है, इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट से कर ले। चलो, a dealer mixes tea costing 6.92 per kg and 7.77 per kg and sells the mixture at 8.8 per kg, ठीक लिखा है मैंने, earns a profit of 7.5 on his cost। चलिए, मैंने इस क्वेश्चन में बेटा आप प्रॉफिट जो है 17.5% उनकी कॉस्ट पर कैलकुलेट किया है। ठीक है, प्रॉफिट 17.5% किस पर कैलकुलेट किया है? कॉस्ट पर। बेटा प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट पर ही कैलकुलेट किया जाता है। आपने कोई सामान बनाया, 100 रुपए का सामान बनाया और आपको जो है 17.5% प्रॉफिट हो गया, तो बेटा कॉस्ट आपकी 100 रुपए की थी, इसका 17.5% प्रॉफिट हुआ, तो 100 रुपए का 17.5% 17.5 रुपए होता है। इसका मतलब वो चीज आपने 117 रुपए 50 पैसे की बेची थी। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां अभी मेरे सामने जो क्वेश्चन है उसमें मैंने अभी एक डिफरेंस देखा है, वो उन्होंने कहा है प्रॉफिट 17.5% प्राइस का अर्न किया। सो सेल प्राइस का, सेलिंग प्राइस का। तो एनीवे अगर वो सेलिंग प्राइस का कह रहे हैं तो बेटे क्वेश्चन सेलिंग प्राइस से भी हो जाएगा, बट वो मैंने नेग्लेक्ट कर दिया था। मैंने इसको कॉस्ट प्राइस पर किया है तो कॉस्ट प्राइस से भी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कहेंगे तो सेलिंग प्राइस से भी हो जाएगा। अभी हम कॉस्ट प्राइस मानकर ही इस क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? कॉस्ट प्राइस मानकर ही इसी सेम क्वेश्चन को देखिए, ये प्रॉपर स्टेप्स थे कैसे कैलकुलेट किया। बेटा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो दो क्वेश्चन बन गए। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन में गिवन था 17.5% सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट है, और मैंने 17.5% के बाद आगे नहीं देखा। तो ऑब्वियस है, जब मैंने नहीं देखा तो मेरा परसेप्शन क्या है कि कॉस्ट पर ही प्रॉफिट 17.5% माना जाता है। चलो, तो हमने क्वेश्चन अपने हिसाब से सही किया है। सो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करूंगा तो सर जी कैसे करेंगे? ठीक है, ये सामने आ गया बेटा। तो अब इधर देखिए, मैं इसको शॉर्टकट मेथड से जा रहा हूं मैं। तो अब देखिए, उसने 2 टीज ली हैं, 2 टीज। अभी आपके मेथड प्रॉपर समझ में आए थे। एक टी का कॉस्ट 6.92 था, उसका x किलोग्राम लिया, 6.92 का x किलोग्राम अगर हम लेंगे तो बेटा कितना टी बन जाएगी? इतनी कॉस्ट, इतना रुपए बन जाएंगे। और इसी तरह दूसरी टी ली, उसकी 1 किलो की कॉस्ट 7.77 है, उसे कितना लिया? उसे y किलोग्राम लिया, तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी बन गई? 7.77 y। ये बन गई बेटा उसकी टोटल कॉस्ट। ठीक है, आगे बात समझ में? तो एक x किलोग्राम टी ली है, एक y किलोग्राम टी ली है, ये बन गई टोटल कॉस्ट। और ये कितने किलोग्राम की कॉस्ट है? ये जो कॉस्ट आई है टी की, कितने किलोग्राम कॉस्ट, कितने किलोग्राम की कॉस्ट आई है बेटा? ये x प्लस y किलोग्राम की कॉस्ट है। ठीक है, तो अब ये 1 किलोग्राम की कॉस्ट नहीं है उसकी, x प्लस y किलोग्राम की। तो बेटा 1 किलोग्राम की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इसे x प्लस y से डिवाइड कर देंगे। आई होप क्लियर है, बात समझ में आ गई ना? ठीक है, सो समझाने के बाद अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी लगता है। तो ये x प्लस y किलोग्राम की कॉस्ट है। ठीक है, अब अगर इस कॉस्ट में मैं प्रॉफिट भी ऐड कर दूं, कितना? कॉस्ट का 17.5%। ठीक है, सो कॉस्ट ये रही, इसी का 17.5% ऐड कर दूं तो बेटा देखो, अब एक तरीका तो क्या था, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं इसमें ऐड करूंगा 17.5% इसका, तो मैं ऐसे ना कह के एक और चीज कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं भाई? इसी में मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं Z में ऐड कर दो 17.5% Z का, तो बेटा ये 17.5% ऐसे लिखेंगे ना। देखो, मैं अभी इतने लंबे एक्सप्रेशन को ना लेके छोटे से समझा रहा हूं। Z में ऐड करो 17.5%, 17.5/100 Z का, तो बेटा ये बनेगा Z में 0.175 Z।
आ गई बात समझ में? तो अब ये कितना, ये 1z है, अरे 1z में 0.175z ऐड करोगे तो 1.175z आएगा नहीं आएगा? तो अब आप इसको z पढ़ो, z में ऐड कर दो 17.5% z का। तो बेटा अब आप इतना लंबा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब शॉर्टकट, तो सीधा सीधा ये आंसर कितना आएगा, 1.175। आ गई अब मेरी बात समझ में? बात समझ में आया? ठीक है। और ये क्या बन गया अब आपका, ये बन गया आपका टोटल प्रॉफिट। ठीक है, क्या बन गया, ये टोटल आपका प्रॉफिट बन गया। ठीक है, तो Z में ऐड कर दो 17.5%, तो ये आपका सेलिंग प्राइस बन गया। सेलिंग प्राइस बन गया, क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया। तो बेटा सेलिंग प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस तो आपको पता है कितना था भाई, सेलिंग प्राइस था 8.8। यस, अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितना इजी हो गया, कुछ नहीं करा। 6.92 कॉस्ट जो टी ली है, कितने किलोग्राम लिए, x किलोग्राम, उसकी टोटल कॉस्ट। 7.77 पर केजी की जो टी है वो कितनी किलोग्राम ली, y किलोग्राम, उसकी टोटल कॉस्ट। दोनों को मिलाया, पूरे मिक्सचर की टोटल कॉस्ट। मिक्सचर को इनके वेट से डिवाइड कर दिया, वेट कितना था, x प्लस y किलोग्राम, वेट से डिवाइड कर दिया, ये मिक्सचर की पर केजी की कॉस्ट आ गई। आ गई अब बात समझ में? और फिर इसके अंदर 17.5% प्रॉफिट भी ऐड कर दिया, तो 1.175 टाइम्स ऑफ दिस क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बोलो बेटा, अब बताओ कोई कंफ्यूजन? हाँ, अब कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देख रहे हैं कोई इक्वेशन कितनी आसान। तो बेटा अब इसी क्वेश्चन को हमने कितने आसानी से शॉर्टकट से निकाला। तो अब कुछ नहीं करना, अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, इधर x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर देना है। सो अब अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 6.92x 6.92 इंटू मल्टीप्लाई करूंगा 1.175 मल्टीप्लाइड बाई 1.175 कितना बन गया भाई, 8.131 8.131x। और ऐसी 7.77 y 7.77 y मल्टीप्लाई करूंगा इसे 1.175 से 1.175 से 1.175 से, तो कितना आ जाएगा 9.12975। और बेटा ये x प्लस वाई इधर चला गया, ये बना 8.8 x प्लस 8.8 y। अब बताओ क्लियर है? कितना इजी बन गया क्वेश्चन, देख रहे हैं आप? सब कुछ नहीं करना, x के टर्म एक तरफ, y के टर्म्स एक तरफ। ठीक है, सो x के टर्म्स एक तरफ, y की एक तरफ। 9.12975 में से 8.8y, y इधर लिया, y वाले टर्म सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, माइनस 8.8 क्या बच गया भाई, ये 0.3297 y। और 8.8x में से 8.131 सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, 8.8 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, 8.131 क्या बनेगा बेटा, 0.669 तो बेटा 0.32975 अपॉन 0.669 इज इक्वल टू x अपॉन वाई। आंसर आ रहा है x अपॉन वाई का, आ रहा है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई? रेशियो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, ये 1/2। तो बेटा यहां हमने प्रॉफिट कॉस्ट कर लिया था। अगर ये सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट लेंगे तो भी ये क्वेश्चन उसी तरह से हम कर सकते हैं। तो देखा, शॉर्टकट लगाया तो क्वेश्चन कितना इजी है। अदरवाइज ये सारा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का था, शॉर्टकट लगाते ही क्वेश्चन इस तरह से हमारा चेंज हो गया। आगे बात समझ में? दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 3। चलो आगे बढ़े बेटा जी, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गए हैं हम 1B पर। एक्सरसाइज बात कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 1B। सो 1B की एक्सरसाइज में क्वेश्चन उठाते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शन कर लिया, नंबर विच हैज द सेम रेशियो। एक क्वेश्चन नंबर 4, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं।
द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26, एक नंबर है ए जिसका रेशियो 26 के साथ वही है जो 6 का 13 के साथ है। देखिए क्वेश्चन का वर्ड्स, क्वेश्चन के जो वर्ड्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्ड से हम क्वेश्चन को पकड़ते हैं। तो क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन, द नंबर, एक नंबर है, द नंबर, मैंने कहा वो नंबर ए है, द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 एज 6 हैज टू 13। तो बेटा क्या आंसर आना चाहिए, तो इसका ट्वाइस करा 13 का ट्वाइस 26, तो 6 का ट्वाइस 12। ए का आंसर क्या होना चाहिए बेटा, 12 होना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, बट पूछने का तरीका अलग था। तो ए शुड बी कितना होना चाहिए बेटा, 12। चलिए इसके बाद फोर्थ प्रोपोर्शनल, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज वही चल रही है अभी हमारी 1B। एक्सरसाइज 1B में क्वेश्चन नंबर 6, 4 नंबर्स 1/2, 1/3, 1/5, 1/x आर इन प्रोपोर्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। बहुत इजी है। सो अगर ये प्रोपोर्शन में है तो बेटा 1/2 इज टू 1/3 बराबर होगा 1/5 इज टू 1/x। बोलो क्लियर है, आगे बात समझ में। सो मैं क्या कर सकता हूं, 3 1 3 3 3/2, 3/2 बराबर होगा x/5 के। बोलो बेटा, अरे यस या नो। तो x की वैल्यू कितनी आई, 5 3 15/2 वैल्यू आई x की। हेलो, समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, चलो दूसरे तरीके से करते हैं। ये रेशियो 1/2 किस इस टू 1/3 है, तो मैं ऐसे बोलता हूं, मैं देखिए दूसरे तरीके से, एक मेथड 1 यहां हो गया, मेथड 2 1/2 इस टू 1/3 है ना, तो मैं इसको ऐसे कह देता हूं 1/3 A/B इज इक्वल टू C/D। अब तो क्लियर है, ऐसे तो कर सकते हैं ना। सो बेटा अब इधर देखिए, इसको मैं कैसे कर रहा हूं, 1/2 इस डिवीजन के साइन को खत्म करा, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, और क्या कर दिया 1/3 का 3/1 इज इक्वल टू 1/5 इस डिवीजन के साइन को खत्म करा, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, और 1/x का क्या कर दिया बेटा, x/1। ठीक है, तो अब इधर देखिए, ये 5 नीचे से ऊपर गया, यहां 1 बचेगा। सो यहां क्या बचा, x/1 यानी x, 5 3 15/2, दिस इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो ऐसे करा मैंने फटाफट जल्दी से, कैसे करा, 3/2 इज इक्वल टू x/5, सो x की वैल्यू 15/2, और हम ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए सो आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 है इसी एक्सरसाइज का। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, क्या पूछा है बेटा, मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, किसके बीच में, 12x² के एंड 27y² के। तो बेटा मैंने बताया था मीन प्रोपोर्शनल, ये a है ये c है, इनके बीच में एक वैल्यू मीन प्रोपोर्शनल b होगी, सच दैट b² इज इक्वल टू ac। बताया था ना फॉर्मूला, क्या मतलब है, कैसे आया, अरे a/b इज इक्वल टू b/c, तो b को हम क्या बोलते हैं बेटा, मीन प्रोपोर्शनल। तो गौर से देखिए, b² इज इक्वल टू a इंटू सी, b का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन b² इज इक्वल टू a इंटू सी। सो ये b² इज इक्वल टू a इंटू सी यहां पर हो गया। ठीक है, तो बस नाउ इट्स ओके, b² इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है भाई, 12x², c की वैल्यू क्या है भाई, 27y²। सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ दिस, सो 12 को लिख लेंगे क्या, 3 इंटू 4, और 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, और यहां पर 27 नंबर को एक साथ 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए बेटा, 3 3 9 3 27 ये आ गया, 2 2 4 3 12 ये आ गया, और x² और y², इन सब का स्क्वायर रूट ये भी। तो बेटा अभी देखिए पेयर बन गए, 3 का एक पेयर, 3 का दूसरा पेयर, और 2 का एक पेयर। सो एक 2 बाहर,
एक 3 बाहर, एक और 3 बाहर, और x स्क्वायर है तो x बाहर, y स्क्वायर है तो y बाहर। क्या बना? 3 3 9, 9 to the 18xy। दिस इज द आंसर ऑफ B, which is mean proportional between 12x square and 27y square. So I believe the amount of content, amount of questions that we have done so far must be clear to you. जो कॉन्सेप्ट बेटा प्रोपोर्शन में अब तक हमने करे हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। अगली क्लास के अंदर प्रोपोर्शन पर बेस्ड और क्वेश्चंस करेंगे। आई एम नॉट सेटिस्फाइड हमने सफिशिएंट क्वेश्चंस करे, बट क्लास ज्यादा लेंदी हो जाएगी अगर मैं प्रोपोर्शन के पूरे टॉपिक को फिनिश ऑफ करूंगा। सो प्रोपोर्शन भी करेंगे, एंड आई बिलीव अगले टॉपिक जो है वो इंडिसेस से भी हम स्टार्ट कर देंगे। तब तक मैं उम्मीद करता हूं व्हेन वी मीट नेक्स्ट टाइम आपने अच्छा खासा अपना होमवर्क कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।